गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राकेश शर्मा, गोमती देवी पीजी कॉलेज बड़ागांव, लेक्चरर हिस्ट्री। आज आपको इस वीडियो के अंदर बीए फाइनल, जिसका आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है। आज का जो चैप्टर है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और भारत में अंग्रेज़ों का आवागमन। इसके साथ ही आपको इसके बारे में प्लासी के युद्ध के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको सुने। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ऑन कॉल समस्या का समाधान निराकरण कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, भारत की खोज, इतिहासकारों के अंदर कई मतभेद है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। वास्को डी गामा ने सबसे पहली बार भारत को देखा था 1498 में। जैसा कि आप सबको पता है, पुर्तगाल के दो नाविक, एक का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, एक का नाम था वास्को डी गामा। दो नाविक जो समुद्री रास्तों के माध्यम से दो देशों की खोज के लिए निकलते हैं, जिनमें से क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की तरफ चला जाता है और वास्को डी गामा भारत की तरफ चला जाता है। और वो 1498 में भारत आकर उसने भारत की भूमि का दर्शन किया। जैसे ही 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है, फिर वो यहाँ रुकने के बाद में वो वापस अपने देश को गया। तो भारत की संस्कृति, भारत की मौलिकता, भारत के राजतंत्र, भारत की परिस्थितियाँ, भारत का धर्म, कल्चर, जितने भी सिस्टम थे वे सारे जाकर उसने पुर्तगालियों को बताया। तो पुर्तगालियों में एक इच्छा जागृत हुई कि हम भी क्यों ना ऐसे देश के दर्शन करें। इसके साथ ही जब उनमें ये इच्छा जागृत हुई तो सीधी सी बात है, पुर्तगाल के अलावा अन्य देश भी थे यूरोप के अंदर। इंग्लैंड भी था, हॉलैंड भी था, फ्रांस भी था। सभी देशों के अंदर कंपटीशन हुआ कि हम भाई ये जो लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम भी उन देशों की तरफ जाएं। ऐसे ही इन सब मामलों में फ्रांसीसी भी आगे रहे, इंग्लैंड वाले भी आगे रहे। इंग्लैंड वालों ने क्या किया, पुर्तगालियों का पीछा किया। जैसा कि बताया जाता है, पुर्तगालियों का पीछा किया तो इंग्लैंड वाले भी पुर्तगालियों के पीछे हो लिए। ऐसे करते करते ये सिलसिला चलता रहा 70-80 वर्ष बाद में, लगभग 1579 जब भारत में राज था अकबर का, उस समय इंग्लैंड का एक पहला व्यक्ति, जो इंग्लैंड वालों को अपन ने अंग्रेज कहा है, इंग्लैंड का एक दूसरा नाम ब्रिटेन है। इंग्लैंड का पहला व्यक्ति जिसका नाम था थॉमस स्टेफिन, अपन कह सकते हैं थॉमस स्टेफिन पहला व्यक्ति था इंग्लैंड का जिसने भारत की भूमि पर कदम रखा। जैसे थॉमस स्टेफिन 1579 में भारत आया, भारत आकर यहाँ के सिस्टम को देखा। अकबर का राज था, तो जैसा कि आप सबको पता है कि अकबर का राज तो वैसे उदारवादी राज रहा है। तो उदारवादी राज होने के कारण ज़्यादातर लोगों ने अकबर के राज से अपनी संतुष्टि प्रदान की है। थॉमस स्टेफिन यहाँ आया तो रास्ता तो पुर्तगालियों ने देखा, अंग्रेज़ों के लिए रास्ता बना दिया। अब जैसे ही थॉमस स्टेफिन यहाँ आया, फिर उसके बाद में वापस वो इंग्लैंड गया। इंग्लैंड के अंदर एक बंदा जिसका नाम था लीड्स, LIDS, लीड्स नाम का एक हीरे जवाहरात का व्यापारी हुआ करता था। उस लीड्स ने भारत से व्यापार करने का मानो या भारत के दर्शन करने का मानो, ऐसा सिलसिला जारी रखने के लिए वो भी 1591 में भारत आ जाता है। ऐसे ऐसे कारवां बढ़ता चला गया। इंग्लैंड वाले भी भारत में आने लगे, पुर्तगाली भी भारत में आने लगे, फ्रांसीसी भी भारत में आने लगे। मतलब भारत सबकी नज़रों में आ गया। अपन कह सकते हैं कि भारत यूरोप की नज़रों में आ गया। अब साहब जैसे ही ये आया तो वहीं इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर एक बंदा जिसका नाम था मिल्डन होज ने देखा कि भारत से व्यापार की असीम संभावनाएं बन सकती है। अकेला में व्यापार कर नहीं सकता, इसलिए उसने एक समूह बनाया, लगभग सैकड़ों व्यापारियों का एक समूह बनाया और उस समूह का नाम दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। जिसके अपन ईस्ट इंडिया कंपनी के चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। अपन कह सकते हैं 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को मिल्डन होज ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों रखा गया इसका नाम? जैसा कि आप सबको पता है, अपन एशिया में आते हैं और यह है यूरोप। अपन यूरोप के ईस्ट में है, इसलिए अपन क्या कहेंगे, यूरोप वाले क्या कहेंगे अपने को? ईस्ट, अर्थात या अपने ईस्ट में रह गए ईस्ट। इंडिया से कंपनी, व्यापारियों का समूह, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। अपन लोग यूरोप वालों को क्या कहते हैं? पश्चिमी देश, क्योंकि ये लोग अपने पश्चिम में, ये अपने वेस्ट में है, इसलिए अपने इनको क्या कहते हैं? पश्चिमी देश। तो साहब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई।
ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था? भारत से व्यापार करना, व्यापार करके भारतीय जो गुड्स हैं, भारतीय जो वस्तुएं हैं वो यूरोप को पहुंचाना, यूरोप की वस्तुएं यहाँ लाना। व्यापार का पहले सिस्टम यही था, लेन देन। और लेन देन भी क्या था? यहाँ का सामान इधर, यहाँ का सामान इधर, सामान के बदले सामान, यही चलता था। अब साहब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार प्रारंभ कर देती है। भारत में सत्ता चेंज हुई, जैसा कि आप सबको पता है 1556 में अकबर शासक बन गया था और 1605 तक अकबर शासक रहा। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर भारत का शासक बनता है 1605 में। जहांगीर कब शासक बनता है? 1605 में। जहांगीर के लिए कहा जाता है कि ये थोड़ा सा अय्याश किस्म का शासक था। इसके अंदर राजनीतिक गुण तो थे, लेकिन लास्ट आगे जाकर इसने राजनीतिक गुणों का इतना बेनिफिट, इतना फायदा नहीं उठाया जितना औरों ने उठाया था। तो जहांगीर के काल के अंदर 1608 में विलियम हॉकिंस अंग्रेजों का प्रतिनिधि बनकर भारत में आता है। जैसे ही विलियम हॉकिंस भारत में आता है तो वो जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। जहांगीर को नजराना वगैरह दिया जाता है। नजराना एक शब्द है कि राजा के सामने प्रस्तुत होकर उसको उपहार देना, भेंट देना, गिफ्ट देना, इसको नजराना कहा जाता है। तो इस जहांगीर को विलियम हॉकिंस ने नजराना दिया। अब धीरे धीरे साहब व्यापार वगैरह चलता रहा। बताया जाता है कि जहांगीर, ये बात भी सही है, 1611 में जहांगीर का विवाह नूरजहां से हो गया था। जहांगीर नूरजहां के रूप व सौंदर्य में इतना वसीभूत हो गया कि वो अपना राजकाज छोड़कर सिर्फ नूरजहां के मोह में ही लिपटा रहा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि वो राजकाज से धीरे धीरे थोड़ा सा दूर हो गया। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने भारत की नब्ज को टटोल दिया। अपने अंदर फूट थी, क्योंकि यहाँ पर मुगलों के यहाँ दो प्रकार के गुट बन गए थे, एक ईरानी, एक तुरानी, एक हिंदुस्तानी। अलग अलग गुटों में भारत का शासन चल रहा था। जैसा कि आप सबको पता, आगे जाकर 1619 में नूरजहां ने भी अपना गुट बना लिया था। तो साहब कमियों का फायदा तो विरोधी दल उठाएगा ही। अंग्रेज एक तरह से अपने विरोधी थे। धीरे धीरे इन अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। जहांगीर के बाद 1627-28 के आसपास 1627-28 के आसपास शाहजहां शासक बनता है। शाहजहां ठीक ठाक शासक था। अपन उसको कोई खास अच्छा उपलब्धि वाला शासक भी नहीं कह सकते, तो उसको एकदम कमजोर शासक भी नहीं कह सकते, ठीक ठाक था। लेकिन जैसी जहांगीर ने हालत कर दी थी, उस हालत को उभारने में शाहजहां सफल नहीं हुआ। शाहजहां का शासन नपातुला चलता रहा। आगे जाकर शाहजहां, जिसको कैद कर लिया गया, उसी के पुत्र औरंगजेब के द्वारा। अब साहब 1657 में भारत की बागडोर औरंगजेब के हाथों में आ जाती है। औरंगजेब के हाथों में जैसे ही भारत की बागडोर आई, तो औरंगजेब जो था वो कट्टर इस्लामिक शासक था। उसको दूसरे धर्म वाले अच्छे नहीं लगते थे। तो औरंगजेब की दुश्मनी लगभग सभी से चली है, चाहे वो शिवाजी हो, मराठा हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो जाट हो। जितने भी राजवंश थे, जितने भी दिल्ली के आसपास सहयोगी थे, इन सब से धीरे धीरे औरंगजेब ने दूरियां बना ली, जिसका नतीजा ये हुआ साहब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। अपन कह सकते हैं मुगलों की स्थापना बाबर ने की थी, तो मुगलों का पतन करता औरंगजेब बना। 1707 में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। अब 1707 के बाद में मुगलों का ऐसा कोई शासक नहीं निकला जो संपूर्ण भारत के अंदर राजनीतिक एकता स्थापित कर सके। अपन कह सकते हैं कि औरंगजेब के बाद में ऐसा कोई शासक नहीं निकला जो खोए हुए मुगल साम्राज्य के वजूद को दोबारा स्थापित कर सके। तो सीधी सी बात है, अगर राजा में, बादशाह में, शासक में दमखम नहीं होगा तो साम्राज्य टुकड़ों में बिखर जाएगा, जैसा कि मुगल साम्राज्य बिखर गया। जो अखंड भारत था, जो एक भारत था, वो साहब टुकड़ों में डिवाइड होने लग गया। जैसे मराठे इधर अपना अलग वजूद स्थापित कर लेते हैं। दक्षिण भारत की रियासतें गोलकुंडा, बीजापुर, बहमनी, बीदर प्रदेश, मैसूर, ये भी साहब अलग हो गए। इधर अपन सिखों की बात करें, सिख भी अलग हो गए। और इधर अपन बंगाल की बात करें तो बंगाल भी अलग हो गया। इस प्रकार
ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को मिल्टन होज के द्वारा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी इनडायरेक्ट रूप से इस भारत को तोड़ने में मरोड़ने में अपना पूरा योगदान देती है और भारत को धीरे धीरे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेती है। ईस्ट इंडिया कंपनी संपूर्ण भारत में अपने पांव जमा चुकी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर कोई पुर्तगाली कमज़ोर हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर कोई सामना मिल रहा था या कोई विरोध मिल रहा था, वो केवल फ्रांसीसियों से मिल रहा था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिद्वंदी बने हुए थे, आगे जाकर फ्रांसीसी भी लोप हो जाएंगे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी एक नंबर पर आ गई। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही इस भारत के अंदर धीरे धीरे राजनीतिक जो गतिरोध बनता रहा, राजनीतिक जो दूरियां बनी, इन दूरियों का खामियाजा संपूर्ण भारत को भुगतना पड़ा। इसमें औरंगजेब का भी योगदान रहा। मतलब अपन कह सकते हैं जहांगीर हो चाहे शाहजहां हो चाहे औरंगजेब हो, इन लोगों ने ज़्यादातर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया और ये धीरे धीरे अपनी कार्रवाई करते रहे और अपने सारे भारत को अपने आगोश में ले लेते हैं। अब अपना ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे स्थापित हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापित होने के बाद में धीरे धीरे अपन ने देखा कि भारत के टुकड़े भी हो गए। अब भारत के जैसे जैसे टुकड़े हुए तो साहब कमज़ोर भारत उभर कर आया सामने, और कमज़ोर भारत उभर कर आएगा तो आप सबको पता अंग्रेज़ों की जो नीति रही है, जो पॉलिसी रही है, वो रही है फूट डालो और राज करो। तो इन्होंने फूट डालकर इस भारत देश के अंदर अपना राज किया और वो 1947 तक चलता रहा। अब आगे बात करते हैं अपन बंगाल की। जैसा कि आप सबको पता है, बंगाल भारत का धन और धान्य से समृद्धशाली प्रदेश था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बंगाल भारत का धन और धान्य से समृद्धशाली प्रदेश था। वर्तमान बांग्लादेश भी बंगाल में आता था। ये जो बंगाल वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि यहाँ इनकम के सोर्स खूब थे, आर्थिक उन्नति के रास्ते खूब थे। क्यों थे? क्योंकि साहब आपको पता है, अगर अपन कोई फैक्ट्री लगाएंगे, कारखाना लगाएंगे, मिल लगाएंगे, उसके लिए कुछ एक चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे लोहा। तो लोहा बंगाल में था। अब लोहे को गड़ाने के लिए, उसको मशीन का रूप देने के लिए चाहिए कोयला, वो भी यहाँ है। तो लोहा भी है, कोयला भी है। अब मशीन तैयार हो गई तो उसके अंदर कच्चा माल डालेंगे, रॉ मटेरियल डालेंगे, तभी तो माल की सप्लाई होगी, माल बनेगा। तो साहब यहाँ कच्चा माल भी था, लोहा भी था, कोयला भी था, कच्चा माल भी था। शोधन के लिए पानी चाहिए, पानी भी था। बंगाल का निचला हिस्सा, बंगाल की खाड़ी वाला, तो ये जल से जुड़ा हुआ है। कल को माल तैयार हो गया तो व्यापार के लिए रास्ता चाहिए। तो आप सबको पता है तीनों रास्तों में से सड़क मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, इनमें से सबसे सस्ता जो मार्ग है वो जल मार्ग ही पड़ता है। तो रास्ता भी था। तो अंग्रेज़ों की भी नज़र इस बंगाल पर थी। बंगाल की स्थिति ये हो गई 1707 के बाद में, औरंगजेब के बाद इस बंगाल की स्थिति धीरे धीरे यहाँ की जो नवाबी प्रथा थी वो एवी हो गई और बंगाल एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने लग गया। आगे जाकर 1740 के अंदर इस बंगाल के अंदर एक बंदा जो अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है, स्वतंत्र नवाब घोषित कर लेता है, जिसका नाम था अलीवर्दी खां। बंगाल का जो शासक था उसका नाम था अलीवर्दी खां, जिसने अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित किया। स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर लिया।